2024 में ये 2.6 ट्रिलियन का था, हालांकि 2025 में ये घट गया है। क्लास 6 में वो फेल भी हो गए थे, हालांकि कोप अप किया था और क्लास 8 में अच्छा रिजल्ट किया था। इन्फो एज का जो टोटल शेयर था जोमेटो के अंदर वो 50% तक पहुंच चुका था। जोमेटो का एक्सपांशन होना चालू हो गया। टू 2015 तक जोमेटो 1000 करोड़ से ऊपर की कंपनी बन चुकी थी और दीपेंद्र के पूरे वर्ल्ड में मल्टीपल एक्विजिशन के कारण उन्हें ये बात समझ में आ चुकी थी कि इंडिया के अंदर ऑनलाइन फूड डिलीवरी का मार्केट बहुत बड़ा होने वाला है। ठीक उसी समय सिकोया कैपिटल से, तामसा कैपिटल से जोमेटो को फंडिंग आ रही थी, जिसके कारण जोमेटो का एक्सपांड करना काफ़ी ज़्यादा ईजी हो रहा था। जहां 2010 के अंदर टोटल 4000 रेस्टोरेंट्स जोमेटो के वेबसाइट पर लिस्टेड थे, वहीं 2015 आते आते ये रेस्टोरेंट्स का आंकड़ा बढ़कर 75,000 पहुंच गया और उसके अंदर 12,000 रेस्टोरेंट ऐसे थे जो ऑनलाइन डिलीवरी के लिए रेडी थे। मंथली यूजर 3.5 करोड़ से ऊपर पहुंच चुका था, जो ये दर्शा रहा था कि इंडिया के अंदर बहुत पोटेंशियल है। इसीलिए दीपेंद्र ने ये डिसाइड किया कि अब वो ऑनलाइन फूड डिलीवरी के मार्केट में उतरने वाले हैं और उसी के पैरेलली स्विगी, टाइनी आउल और फूड पांडा जैसे ऑनलाइन फूड डिलीवरी वेबसाइट भी आ चुकी थी जो बहुत एफिशिएंटली काम कर रही थी। पर जोमेटो के पास एड ऑन एडवांटेज था क्योंकि उसके पास बहुत बड़ी रेस्टोरेंट्स की चेन थी और बहुत बड़ा कस्टमर बेस था। इसीलिए दीपेंद्र ने ये बात सोचा, क्योंकि जोमेटो अभी सिर्फ और सिर्फ मीडिया कंपनी है जो एडवर्टाइजमेंट से पैसा कमाती है, जहां पे रेस्टोरेंट आते हैं, पैसा देते हैं और अपना बैनर लगा के अपने रेस्टोरेंट को लिस्ट करते हैं। ऐसे ज़्यादा पैसा नहीं कमाया जा सकता। इसीलिए अब वो सोच रहे थे कि जो रेस्टोरेंट है और जो कस्टमर है जिसके बीच ट्रांजैक्शन होता है उसमें से अगर कुछ कमीशन लिया जाने लगा तो डेफिनेटली जोमेटो एक बहुत बड़ा मार्केट बन सकता है और इसके लिए चाहिए था एक रॉबस्ट टेक्नोलॉजी जो इस चीज में मदद करे। इसीलिए उस समय की एक टेक कंपनी जो 2011 में स्टार्ट हुई थी, मेपल ग्राफ नाम की, जो एक POS यानी पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम बनाती थी, जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट, रेस्टोरेंट्स के लिए कैश मैनेजमेंट, कस्टमर के साथ रिलेशनशिप मैनेजमेंट सारा डिजाइन करती थी, उसको जोमेटो ने एक्वायर कर लिया और उसका नाम बदल कर रख दिया जोमेटो बेस। और उसने जोमेटो के लिए एक रोबस्ट टेक्नोलॉजी बनाई जहां पे रेस्टोरेंट्स के लिए काम करना काफ़ी ज़्यादा इजी होने लगा। लेकिन उसी के साथ डिलीवरी के लिए चाहिए था एक डिलीवरी पार्टनर जो उनको फूड को डिलीवर करवाए। इसीलिए 2 साल पुरानी एक टेक स्टार्टअप जिसका नाम था स्पार्स लैब, जो क्या करती थी, ऑनलाइन डिलीवरी करवाती थी और उसमें से जो कंज्यूमर हैं वो ट्रैक कर पाते थे कि उनका जो फूड है वो कितने मिनट में उनके घर तक पहुंचने वाला है, और जो रेस्टोरेंट है उनको भी पता चलता कि उनका खाना कहां तक पहुंचा है। उन्होंने उसको एक्वायर कर लिया और मेनली दिल्ली NCR के रीजन में उनसे मदद लेने लगे। ग्रैब और पिकिंगो को भी मल्टीपल एरिया में एक्वायर कर लिया और डिलीवरी स्टार्ट कर दिया। पर पूरे ऑल ओवर इंडिया में डिलीवरी सिस्टम के लिए उन्हें डिलीवरी नाम के वेबसाइट का इस्तेमाल करना पड़ता था, जो कि एक थर्ड पार्टी वेबसाइट था। और थर्ड पार्टी वेबसाइट से जब काम होता है तो पूरा फ्लुएंटली काम नहीं हो पाता था, डिलीवरी कहां तक पहुंची है उसका चेक नहीं हो पाता था और क्वालिटी में कंप्रोमाइज करना पड़ता था। और दीपेंद्र को यह बात पता चल चुकी थी कि अगर इस तरीके से काम होगा तो वो लॉन्ग टर्म में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, यानी उनको अपना खुद का लॉजिस्टिक चाहिए जो कि फूड डिलीवरी में हेल्प करे। तो उस समय रनर नाम की एक कंपनी जिसके पास 1500 ट्रेंड एम्प्लॉय थे पूरे ऑल ओवर इंडिया में, जोमेटो ने उसको एक्वायर कर लिया। और इसके बाद जोमेटो की जो 2015-16 के अंदर जो रेवेन्यू थी वो 96 करोड़ से 2018 आते आते वो जंप कर 600 करोड़ तक पहुंच गई, क्योंकि वो फ्लुएंटली उनको सारा चीज मिल गया। अब क्योंकि रेस्टोरेंट्स की पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी और बहुत सारे रेस्टोरेंट्स जोमेटो पर लिस्टिंग्स हो रहे थे, तो जोमेटो ने उनको सर्विस देना भी स्टार्ट किया। रेस्टोरेंट्स में जाके कंप्यूटर वगैरह लगाना और सारे चीजों को इंस्टॉल करने में मदद कर दिया। इसी के साथ जो रेस्टोरेंट्स अब लिस्ट होना चाहती थी उनसे भी पैसा लिया जाने लगा और ये कहीं ना कहीं जोमेटो के रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट किया जाने लगा। इसी के साथ जोमेटो ने ये नोटिस किया कि जो कस्टमर जोमेटो पे आता है वो कभी कभी उन्हें छोड़कर अपने कंपटीटर स्विगी, फूड पांडा के पास भी चला जाता है। इसीलिए उन्होंने जोमेटो गोल्ड नाम से एक सब्सक्रिप्शन स्टार्ट किया। जो पर्सन उसे सब्सक्राइब करेगा उनके पास डिलीवरी जल्दी पहुंचेगी और उनके खाने का रेट भी काफी कम होगा। यानी अपफ्रंट उनके पास पैसा आने लगा, जिसके कारण उन्होंने उस पैसे को अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट किया और कंपनी का वैल्यूएशन और डेवलप होने लगा। और उस समय तक कंपनी ज्यादातर रेटिंग्स और रिव्यू पे ही डिपेंडेंट थी। इसीलिए कभी कभी क्या होता, कुछ
कुछ फेक कस्टमर आकर किसी रेस्टोरेंट्स के अगेंस्ट में गलत रिव्यूज और फेक रेटिंग्स दिया करते थे। इसको ट्रैक करने के लिए भी अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजी लगाई गई और जो फेक कस्टमर्स होते थे उनको ट्रैक करके उनको ब्लॉकलिस्ट किया जाने लगा। पर कंपनी जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी वहां पे ये उन्हें प्रॉब्लम भी आ रही थी। कभी कभी जब खराब खाना कंज्यूमर के पास पहुंचता था, कंज्यूमर उस खराब खाने का वीडियो बनाकर कचरा में डालता हुआ वीडियो सोशल मीडिया पे अपलोड कर देता था, जिसके कारण जोमेटो का काफी ज्यादा बदनामी होने लगा। इसीलिए दीपेंद्र ने ये डिसाइड किया कि जो भी रेस्टोरेंट्स जोमेटो प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रही है उन लोगों को कुछ स्टैंडर्ड्स मीट करना होगा। इसी के कारण दीपेंद्र ने उन रेस्टोरेंट्स का मार्केट सर्वे करवाना चालू किया। जब रेस्टोरेंट्स का मार्केट सर्वे हुआ तो ये बात निकल कर आया कि सिर्फ और सिर्फ 25% रेस्टोरेंट्स ऐसे हैं जो एक्चुअली जोमेटो के स्टैंडर्ड्स को मीट करते हैं, बाकी नहीं करते। इसके पीछे का कारण जब जाना गया तो ये पता चला कि जो रॉ मटेरियल्स जैसे फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, पोल्ट्री हो गया, मिल्क हो गया, जब वो मार्केट से लाया जाता है, एक तो वो सही रेट पे उनको नहीं मिलता, और अगर सही रेट पे कभी मिलता भी है तो उसे स्टोर करके रखना पड़ता है, और ज़्यादा दिन स्टोर करने के कारण वो खराब हो जाता है। अगर वो उसे फेंक देंगे तो उसका काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाएगा। इसके कारण उस चीज़ों का उन्हें इस्तेमाल करना पड़ता है और कभी कभी खराब खाना कंज्यूमर के पास चला जाता है। दीपेंद्र को ये एक प्रॉब्लम नहीं बल्कि एक अपॉर्चुनिटी दिखी। उन्होंने ये डिसाइड किया कि क्योंकि मेरे पास कस्टमर है और कस्टमर और रेस्टोरेंट्स के बीच जब ट्रांजैक्शन होता है तो उससे कहीं ना कहीं जोमेटो पैसा कमाता है। लेकिन जो रेस्टोरेंट है अगर उनको रॉ मटेरियल्स वो सही तरीके से डिलीवर करने लगे, वहां से भी जोमेटो कुछ ना कुछ पैसा कमाएगा। इसी को नजर में रखते हुए उन्होंने बहुत सारा रिसर्च किया और फाइनली उनके नजर में एक कंपनी आती है जिसका नाम होता है वोटू, जो कि बेंगलोर बेस्ड स्टार्टअप था। वो क्या करते थी, जो रॉ मटेरियल्स होता था जैसे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, पोल्ट्री, मिल्क, वो फार्मर से एक्वायर करके अपने वेयर हाउस में रखते थे। उस वेयर हाउस से उनके पास करीबन 250 रेस्टोरेंट्स थे। उस 250 रेस्टोरेंट्स में 48 आवर्स के अंदर पहुंचा दिया जाता था। ये आइडिया दीपेंद्र को काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। उन्होंने वोटू को खरीद लिया और वोटू का नाम चेंज करके रख दिया हाइपर प्योर। अब हाइपर प्योर के पास ऑलरेडी बहुत बड़ा रेस्टोरेंट्स का चेन था। अब जो भी फार्मर्स थे उनसे और ज्यादा बल्क में सामान खरीदा जाने लगा, मसाले वगैरह भी खरीदे जाने लगे अलग अलग इंडस्ट्रीज के कारण। इसके कारण जो भी मार्केट का प्राइस होता था उस मार्केट के प्राइस से भी कम रेट में जोमेटो को रॉ मटेरियल्स मिलने लगा। इसीलिए दीपेंद्र ने क्या किया, फार्मर से जो भी रॉ मटेरियल आता था वो वेयर हाउस में जाता था। उस वेयर हाउस से निकल के वो जो जोमेटो के अलग अलग रेस्टोरेंट्स है डायरेक्टली उनके पास पहुंच जाता था। पहले 48 आवर्स में वोटू डिलीवर करता था, अब जोमेटो सिर्फ और सिर्फ 4 आवर्स के अंदर डिलीवरी किया जाने लगा। जहां पे पहले 17 करोड़ का रेवेन्यू वोटू कर रहा था, अब वो 3000 करोड़ से ऊपर का रेवेन्यू हाइपर प्योर करने लगा और जोमेटो के अंदर 22% मार्केट शेयर हाइपर प्योर से आने लगा। यानी यहाँ पे दीपेंद्र ने बैकवर्ड इंटीग्रेशन किया और जो रेवेन्यू स्ट्रीम सिर्फ कस्टमर और रेस्टोरेंट से आता था, अब फार्मर से रॉ मटेरियल डिलीवरी करके रेस्टोरेंट को वहां से भी एक कमीशन बनाने लगा। और 2017 में जब एक्वायर किया, ये एक गेम चेंजिंग साबित हुआ। तब से आज तक रेवेन्यू बढ़ता चला जा रहा है। इसी के साथ दीपेंद्र के पास यानी जोमेटो के प्लेटफॉर्म पे लगभग 4 करोड़ यूजर थे। बट उन्होंने ये बात नोटिस की कि सिर्फ और सिर्फ 1 करोड़ यूजर ऐसे हैं जो एक्चुअली जोमेटो के साथ ट्रांजैक्शन करते हैं, जो एक्चुअली खाना खरीदते हैं। लेकिन बाकी के 3 करोड़ जो है उन्हें एक्चुअली ग्रोसरी चाहिए होता है और वो दूसरे प्लेटफॉर्म से ग्रोसरी खरीदते हैं। उन्होंने ये डिसीजन किया क्योंकि उनके पास एक हाइपर प्योर ऑलरेडी है। हाइपर प्योर के पास सामान जो आता है वो डायरेक्टली फार्मर से आता है। अगर वो एक ऐसी कंपनी खरीदते हैं जो कंपनी रॉ मटेरियल्स स्टोर करे और उस रॉ मटेरियल को डायरेक्टली कंज्यूमर को डिलीवर करे जिन्हें चाहिए ग्रोसरीज वगैरह हो, तो ये बहुत बढ़िया आइडिया होता है। बहुत रिसर्च करने के बाद उन्हें एक कंपनी मिलती है जिसका नाम था ब्लिंकिट। ये वही कंपनी थी जिसको जोमेटो के एक्स एम्प्लॉय ने बनाया था और ये एक्चुअली मार्केट में अपना मोनोपोली ऑलरेडी क्रिएट कर ली थी। बहुत सारे कस्टमर को हैवी डिस्काउंट देने के कारण और ज्यादा से ज्यादा कस्टमर लाने के कारण ब्लिंकिट बहुत हैवी डिस्काउंट दे रहा था। इसके कारण उनका काफी ज्यादा कैश बर्न हो रहा था और ये एक प्रॉब्लम साबित हो रहा था और कैश कंपनी से खत्म होता चला जा रहा था। दीपेंद्र ने इस बात को नोटिस किया और कंपनी के अंदर 9% इक्विटी 750 करोड़ के अंदर खरीद लिया। बट फिर से वो कैश खत्म हो गया। अब दीपेंद्र ने कंपनी को 1000 करोड़ का लोन दिया, लेकिन फिर भी कंपनी सरवाइव नहीं कर पाई। तो तीसरी बार पूरे के पूरे ब्लिंकिट कंपनी को ही दीपेंद्र ने खरीद लिया और जो भी रॉ मटेरियल्स, जो भी मसाले वगैरह हाइपर प्योर के पास आते थे, उस हाइपर प्योर से होकर ब्लिंकिट के पास चले जाते थे और ब्लिंकिट के पास जो भी ग्रोसरी अपने डार्क स्टोर में हुआ करता था
उस ग्रोसरीज को कंज्यूमर को 2 से 3 घंटे के अंदर डिलीवरी देना चालू कर दिया। और इसके कारण जो 3 करोड़ का एक्स्ट्रा कस्टमर बेस जोमेटो के ऊपर आता था वो भी दीपेंद्र का कस्टमर बन गया और आज वहां से भी लगभग 20% का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है। यानी पहले जोमेटो सिर्फ और सिर्फ मीडिया कंपनी थी, लेकिन इसके बाद रेस्टोरेंट्स और कंज्यूमर के बीच का ट्रांजैक्शन में जो होता था उससे भी कमीशन लेना चालू किया, फिर रेस्टोरेंट्स और फार्मर के बीच भी कमीशन लेना चालू किया, और फिर कंज्यूमर और ग्रोसरी के बीच में जो ट्रांजैक्शन होता था उससे भी कमीशन लेना चालू किया और ये एक बहुत बड़ी कंपनी बनने लगी। दीपेंद्र का कहना है कि जोमेटो एक फ्रेमवर्क पे काम करता है जिस फ्रेमवर्क का नाम है AAA क्यूब फ्रेमवर्क। ए मतलब असॉर्टमेंट, यानी अलग अलग वैरायटी के प्रोडक्ट वहां पे अवेलेबल होंगे। सेकंड, एक्सेसिबल, यानी इजीली कंज्यूमर को सारा चीज मिल पाए। थर्ड, ए मतलब अफोर्डेबल, जो भी प्रोडक्ट जोमेटो पे अवेलेबल है वो अफोर्डेबल हो, कंज्यूमर को ज्यादा पैसा पे करना ना पड़े, और जो भी प्रोडक्ट वो खरीदे क्यू यानी क्वालिटी प्रोडक्ट हो ताकि उसका फ्यूचर अच्छा हो। दीपेंद्र हमेशा से कंपनी के पास 3 महीने का रिजर्व रखते हैं ताकि कंपनी पे अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो उस 3 महीने के रिजर्व से चल सके, और उसी के कारण कंपनी आज इतनी बड़ी हो चुकी है। आज की डेट में जोमेटो का जो मार्केट कैप है वो 1.9 ट्रिलियन का है और मार्केट शेयर जो है वो 230 रुपए से ऊपर का है। तो हमने पूरा का पूरा जोमेटो इतना बड़ा कैसे हुआ सारा चीज डिस्कस कर लिया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।